नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन में सबसे पहले वो खबर जिसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दहशत के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की, जिसका पता लगाने के लिए देश का 13वां जीनोम लैब बिहार के IGIMS में बनाया गया है। लैब में जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन लगाई गई है, लेकिन अब मशीन के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। क्या है वो समस्या और क्यों इसका निदान बेहद जरूरी है? पूरी रिपोर्ट को देखिए, फिर खबर तो समझिए। यही वो मशीन है जो दुनिया को दहशत में डालने वाले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को डिटेक्ट कर सकती है। कोरोना के किसी भी वेरिएंट का पूरा बायोडाटा निकाल सकती है। इस मशीन को जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन कहते हैं। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के माइक्रोवायरोलॉजी विभाग में जीनोम सीक्वेंसिंग का पहला सेंटर बनाया गया है। अस्पताल प्रबंधन की माने तो IGIMS को जीनोम सीक्वेंसिंग का सेंटर तो बना दिया गया, लेकिन अब बजट का टोटा है। हमने 2 ट्रायल तो अपने पैसे से किया है और अब तो माने फंड का ही आसरा है। फंड मिलेगा तो हम फर्दर कर पाएंगे। कोई नया ओमिक्रॉन के लिए अभी जांच के लिए सैंपल आपके यहाँ आता है तो क्या जांच हो पाएगा या सरकार से पैसे चाहिए? देखिए, सरकार से पैसा तो चाहिए, पैसे से हमको रिएजेंट लेना पड़ेगा। IGIMS की माइक्रोवायरोलॉजी की विभागाध्यक्ष डॉक्टर नम्रता की माने तो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए 4 से 5 स्टेप में प्रक्रिया पूरी होती है। इस पूरी प्रक्रिया में 12 से 15 लाख रुपए का खर्च आता है। एक टेस्ट पर आप अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं कि 15,000 का खर्चा आता है। 15,000 का 96 वेल्स का एक किट होता है, जिसमें कि एक बार में हम 96 टेस्ट कर सकते हैं। 96 टेस्ट का कॉस्टिंग अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख। अब तक जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल को बिहार से बाहर भेजा जाता था, जिसमें काफी समय लगता था और रिपोर्ट समय से नहीं आने के कारण समस्या भी होती थी। जाहिर है मौजूदा समय में ये मशीन बिहार वासियों को बड़ी राहत दे रही है। उम्मीद है कि बिहार सरकार अस्पताल प्रबंधन की आर्थिक मांग को जरूर पूरा करेगी। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रजनीश कुमार की रिपोर्ट। खबर तो समझिए कि क्या होता है जीनोम सीक्वेंसिंग और ये कितनी जरूरी है। पटना के IGIMS में देश का 13वां जीनोम लैब बनाया गया है और कोरोना बदलते स्ट्रेन को देखते हुए जीनोम लैब को तैयार किया गया है। जीनोम लैब में जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन से वायरस का पता लगाया जाता है और जीनोम सीक्वेंसिंग एक तरह से किसी वायरस का बायोडेटा होता है। कोई वायरस कैसा है, किस तरह दिखता है और इसकी जानकारी जो है हमें जीनोम से मिलती है और इसी वायरस के विशाल समूह को जीनोम कहा जाता है। वायरस के बारे में जानने की विधि को जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं और इससे ही कोरोना के नए स्ट्रेन के बारे में पता चलता है। वायरस का पता लगाने के लिए सीक्वेंसर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है और आप ये भी जान लीजिए कि जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन कितनी जरूरी है। ओमिक्रॉन वायरस डेल्टा वायरस के मुकाबले 10 गुना ज्यादा फैलता है और ओमिक्रॉन से संक्रमित एक व्यक्ति से 30 लोगों में वायरस फैलने की आशंका है, ऐसा विशेषज्ञों की राय है। और दक्षिण अफ्रीका में कोरोना मामलों में एक सप्ताह में 408% की वृद्धि देखी गई है। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले एक दिन में 53% तक बढ़ गए हैं। दोनों वैक्सीन ले चुके लोग भी ओमिक्रॉन से संक्रमित हो रहे हैं और ऐसे में जीनोम सीक्वेंसिंग का दुरुस्त होना बेहद जरूरी है। उम्मीद है कि बिहार सरकार IGIMS की परेशानियों को जरूर दूर करेगा और बिहार सरकार कोरोना की रोकथाम के लिए हर वो कदम उठा रही है जो जरूरी है। दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए और सबसे घातक माने जाने वाले ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है और अब तक के जो अध्ययन सामने आए हैं उसके देखा जाए तो वेरिएंट का डेल्टा से भी संक्रामक बताया जा रहा है। बढ़ते आगे और हम आपको बताते हैं कि पिछले 5 दिनों का जो आंकड़ा है अब उसे भी आप जान लीजिए, जिसे समझना बेहद जरूरी है और बेहद आसान भी हो जाएगा कि किस रफ्तार से ओमिक्रॉन का दायरा बढ़ रहा है। 2 दिसंबर की बात करें तो 2 दिसंबर को कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 मरीज मिले थे। फिर 4 दिसंबर को गुजरात के
में 1 और महाराष्ट्र से 7 ओमिक्रॉन के मरीज सामने आए थे, यानी कुल मिलाकर 8 मरीज मिले। फिर 5 दिसंबर की बात करें तो 5 दिसंबर को राजस्थान, महाराष्ट्र और दिल्ली में कुल 11 मरीज मिले और 6 दिसंबर को महाराष्ट्र में 2 मरीज मिले। मतलब 4 दिनों में 2 से बढ़कर केस 23 हो चुका है। और चलिए बुलेटिन में बात शराब की। शराबबंदी कानून से खिलवाड़ करने वाले अब नहीं बच पाएंगे, जैसा कि कल भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 टूक कहा था। शराबबंदी पर मुख्यमंत्री की समीक्षा के बाद पुलिस पूरे बिहार में एक्शन में है। इसी कड़ी में सिवान से एक ऐसे शख्स की गिरफ्तारी हुई है जिसका कनेक्शन सियासत से जुड़ता दिख रहा है। कौन है वो शख्स और किससे है कनेक्शन, ये रिपोर्ट देखिए। लेकिन कुछ तो जगह जगह करता है गड़बड़। अब उसके बारे में तो जितनी सजगता होगी और जितना एक्शन होगा उसी से नियंत्रण, तो उसकी शुरुआत तो बड़ी तेजी से होगी। उसी सख्त शुरुआत की कड़ी में मंगलवार को सिवान में कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रामायण चौधरी को पुलिस ने दबोचा है। खाकी रस्से में बंधा यही है रामायण चौधरी, जिसकी गिरफ्तारी शराब कांड में हुई है। गिरफ्त में आए रामायण चौधरी पर शराब सहित 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक सितंबर में मैरवा थाने की पुलिस ने अंग्रेजी शराब से लदे एक ट्रक को बिहार उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर पकड़ा था। ट्रक के साथ 7 तस्करों को मौके से गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने रामायण चौधरी के यहाँ डिलीवरी की जानकारी दी थी। इसी केस में छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया गया है। ये रामायण चौधरी कितना पहुंचा हुआ शख्स है, ये वायरल तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। शराब कांड का आरोपी रामायण चौधरी की तस्वीर तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों के साथ है। रामायण चौधरी को तेज प्रताप और तेजस्वी का करीबी माना जाता है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी रामायण चौधरी 2022 में होने वाले एमएलसी चुनाव की तैयारी में है। तो अब सवाल है कि इन दोनों तस्वीरों का सच क्या है। किस हैसियत से दर्जन भर केस वाला रामायण चौधरी तेजस्वी और तेज प्रताप के साथ तस्वीरें खिंचवा रहा है। जाहिर है इन सवालों का जवाब बिहार भी जानना चाहता है। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। रिपोर्ट आपने देख ली, अब इस खबर को समझिए। दरअसल रामायण चौधरी शराब कांड का आरोपी है और रामायण चौधरी पर शराब की डिलीवरी लेने का आरोप है और रामायण चौधरी पर गंभीर आरोप भी हैं। सवाल है कि वायरल तस्वीर का सच क्या है आखिर? रामायण चौधरी किस हैसियत से तेज बंधुओं के साथ तस्वीर खिंचवा रहा है? क्या उसके एमएलसी चुनाव लड़ने की खबर सही है? क्या उसका आरजेडी से कोई कनेक्शन है? जाहिर है इन तमाम सवालातों का जवाब आरजेडी को आधिकारिक तौर पर देना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार बार बार ये इशारा कर रहे हैं कि कुछ लोग गड़बड़ी कर रहे हैं जिन पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। चलिए बढ़ते आगे। और शराब को लेकर बिहार भर में छापेमारी हो रही है। शराब पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन आज राजधानी पटना में शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई, जो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सवाल है कि इतनी बड़ी मात्रा में शराब पटना तक पहुंची तो पहुंची कैसे? राजधानी पटना में पकड़ी गई पंजाब वाली शराब। रद्दी काटन में शराब तस्करी की नई तरकीब देखी। रद्दी काटन की ये ढेर देखकर सोच पाना मुश्किल है कि इसकी आड़ में लाखों की शराब तस्करी की जा रही थी। लेकिन जब पकड़े गए ट्रक में रद्दी के काटन को उतार कर देखा गया तो पुलिस के भी होश उड़ गए। रद्दी कार्टून है, इसको यूज किया था। ट्रक के ऊपर में रद्दी कार्टून रखे गए थे, भारी मात्रा में ये कार्टून रखा गया था। दूर दूर तक देखिए, इसको बंडल बना कर रखा गया था और इसके नीचे शराब की पेटी थी। यानी अगर पुलिस चेक भी करती तो चारों तरफ से कवर किया गया था इसी कार्टून से। ये रद्दी कार्टून है जिसको कबाड़ी में दिया जाना था और शायद पुलिस को ये लग सके कि ये कार्टून से भरा ट्रक है, लेकिन इसके अंदर थी शराब की पेटी।
राजधानी पटना में शराब की ये बड़ी खेप पंजाब से बिहार पहुंची थी। इसकी तस्दीक ट्रक का ये नंबर कर रहा है। ट्रक का नंबर है PB13U 4805। जिन दो लोगों को पुलिस ने ट्रक के साथ पकड़ा है वो भी पंजाब के ही रहने वाले हैं। इन्वेस्टिगेशन में कुछ तो बातें आई होंगी, कहाँ से आ रही है शराब, नहीं आ रही है? जी सर, हमने 2 आदमी को रिटेन किया है। वो दोनों बेसिकली रहने वाले पंजाब के हैं और गाड़ी का नंबर भी जो है वो पंजाब का है, रजिस्ट्रेशन नंबर में भी। और हम लोग बस इस पर कार्रवाई करेंगे सर कि ये कहाँ से आ रहा था और कहाँ जा रहा था। अब सवाल है कि पंजाब से आई शराब की इतनी बड़ी खेप कहां खपाई जानी थी। ये खेप किसे डिलीवर होना था? कई जिलों को पार कर शराब से लदा ट्रक पटना तक पहुंचा तो पहुंचा कैसे? पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। खबर तो समझिए, पटना में लाखों की शराब आज जब्त की गई है और शराब की खेप पंजाब से आई थी। सवाल है कि शराब की खेप कहां खपाई जाने वाली थी? किसने इतनी बड़ी शराब की खेप का ऑर्डर दिया था? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। कई जिलों को पार कर शराब पटना तक पहुंची, आखिर कैसे? जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा था कि शराब की खेप बॉर्डर तक ही पकड़ी जानी चाहिए। सवाल है कि बॉर्डर से कैसे निकल कर गई शराब की ये खेप, और क्या मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी पुलिस का रवैया लचर है? जाहिर है कि बिहार में अवैध शराब का बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। आपको याद होगा 27 नवंबर को बंगाल का एक शराब तस्कर मोहम्मद मुर्शीद पूर्णिया से पकड़ा गया था। उसने खुलासा किया था कि पंजाब से शराब की जो खेप अरुणाचल प्रदेश के लिए भेजी जाती थी उसे वो बंगाल में खाली कराकर बिहार भेज देता था और इस काम के लिए वो मोटी रकम वसूलता था। मुर्शीद ने यह भी बताया था कि इस काम में कई स्थानीय लोग भी शामिल हैं। जाहिर है कि शराब के अवैध धंधे में बड़ा नेक्सस काम कर रहा है, जिसे ध्वस्त करने की पूरी तैयारी बिहार सरकार ने की है। शराब के कारोबार पर नकेल कसने के लिए ड्रोन से निगरानी भी की तैयारी भी है और रिवर पेट्रोलिंग पर भी सरकार का जोर है। जाहिर है कि हर हाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को शराब मुक्त रखना चाहते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, और अब बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सौगात की। बिहार से सटे यूपी के गोरखपुर में पूर्वांचल को कई सौगातें दी, जिसका यूपी के साथ साथ बिहार को भी बड़ा फायदा मिलेगा। क्या है वो सौगात? पहले ये रिपोर्ट देखिए। मोदी, गोरखपुर में फर्टिलाइजर प्लांट का शुरू होना, गोरखपुर में एम्स का शुरू होना अनेक संदेश दे रहा है। जब डबल इंजन की सरकार होती है तो डबल तेजी से काम भी होता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल को कई बड़ी सौगात दी। इनमें खास तौर से गोरखपुर खाद कारखाना, एम्स और मेडिकल रीजनल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ शामिल है। इन परियोजनाओं की लागत करीब 9,600 करोड़ है। गोरखपुर खाद कारखाने में यूरिया का उत्पादन शुरू हुआ। गोरखपुर एम्स अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। गोरखपुर एम्स की क्षमता 300 बिस्तर की है। आरएमआरसी में दिमागी बुखार की रोकथाम पर काम। आरएमआरसी में 125 एमबीबीएस सीटें भी हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत भोजपुरी में की। इस दौरान उन्होंने गलत नीतियों के लिए विपक्ष पर हमला बोला। साथ ही लोगों से यूपी में डबल इंजन की सरकार पर विश्वास बनाए रखने की अपील की। हर गांव को बराबर और भरपूर बिजली मिल रही है। पहले की सरकारों ने अपराधियों को संरक्षण देकर यूपी का नाम बदनाम कर दिया था। आज माफिया जेल में है और निवेशक दिल खोलकर यूपी में निवेश कर रहे हैं। यही डबल इंजन का डबल विकास है।
इसलिए डबल इंजन की सरकार पर यूपी को विश्वास है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी का मजबूत गढ़ माने जाने वाले पूर्वांचल पर पीएम मोदी और सीएम योगी की खास नजर है। पीएम मोदी यहां वाराणसी से सांसद हैं, जबकि गोरखपुर सीएम योगी का शहर है और इस क्षेत्र की 160 विधानसभा सीटें लखनऊ की राह आसान करने में सबसे कारगर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और एक नया अध्याय जुड़ गया पूर्वी उत्तर प्रदेश में। चलिए खबर तो समझिए। गोरखपुर से बिहार के कई जिले सटते हैं और गोरखपुर में एम्स बनने से बिहार के लोगों को भी सुविधा मिलेगी। बिहार, झारखंड और नेपाल तक के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। साथ ही बिहार के जो सीमावर्ती जिलों को मेडिकल सुविधाएं मिलेगी और इससे इंसेफ्लाइटिस के इलाज में भी एक बड़ी मदद मिलेगी। खाद कारखाना की सौगात भी बड़ी है और बिहार के किसानों को भी इससे फायदा मिलेगा। साथ ही खाद की किल्लत भी अब दूर होगी। तो फिलहाल खबर तो समझिए कि इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।